Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. कैमरा ऑन कर लो सब, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। तुम लोग लास्ट डे क्या कर रहे थे, कहाँ पहुंचे थे? मैम जीपी मान के चलिए शुरू ही करना था, जो बेसिक जिसका फॉर्मूला बताई थी जिस तो एपी जीपी ना शुरू किया था। यस मैम। चलो ठीक है, एपी तो हो गया है। बताई थी कि इसमें कॉमन रेशियो होता है बस कॉमन रेशियो के मैम जीपी फिर से स्टार्ट कर दीजिए ना, स्टार्टिंग से। जीपी फिर से स्टार्ट करना है, मतलब जीपी का कॉन्सेप्ट। गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून। तो बस फिर है वो। चलो ठीक है, देखिए जरा एपी जीपी। जीपी में मुझे ये बताओ निशा, यस एपी मैम। में क्या किस तरह का सीक्वेंस बन रहा था, क्या सीरीज में क्या आ रहा था, बस ये बताओ तो पहले। और क्या हम लोग स्टडी कर रहे थे इन एपी? मैम उसमें डिफरेंस जो आ रहा था, हम लोग दो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस के रूप में ले रहे थे हम लोग। और जो फॉर्मूला था एसएम निकालना हो तो एसएन का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, अगर टर्म निकालना हो तो एएन का यूज कर रहे थे। मतलब एक जो भी हम सीक्वेंस प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं दैट इज अ सीक्वेंस, जिसमें फर्स्ट नंबर ए होगा तो एक सेकंड नंबर ए प्लस कॉमन डिफरेंस था तो ए प्लस डी हो जाता है। यस मैम। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। 2d। इस तरह से आपके पास अगर nth टर्म है तो वहां तक जाएंगे तो लास्ट टर्म जो होगा a प्लस, यहाँ पे शुरू हुआ 1d, फर्स्ट टर्म a है। सब लोग कैमरा ऑन करो, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, कैमरा ऑन करके बैठना है अभी। यस मैम। सो a प्लस d प्लस 2d इस तरह से जाएगा और अप टू लास्ट टर्म जो आएगा यहाँ पे हो जाता था a प्लस, चूंकि फर्स्ट टर्म जो है वो इसमें d का टर्म अवेलेबल नहीं है तो लास्ट टर्म जो होता है वो हो जाता है a प्लस n-1। n-1 क्यों हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो है उसमें d अवेलेबल नहीं है, सेकेंड टर्म से शुरू हो रहा है। तो अगर टोटल टर्म n है तो उससे एक कम टर्म होगा जहां पे d अवेलेबल होगा, मतलब ये टर्म हमारे पास होता था। ये एक सीक्वेंस है जो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है, तो इस सीक्वेंस में जाएगा। ये हमारा एपी था। इसी तरह अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें, कंपेयर करते चले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। एपी ये है और जीपी है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो प्रोग्रेशन मल्टीप्लाइड के टर्म में आता है। मान लीजिए फर्स्ट टर्म अगर ए है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो का मतलब आर, रेशियो वर्ड, कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस का डी आ गया और रेशियो का मतलब लास्ट टर्म जो आर है हम वो ले रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म जो हो जाएगा वो ए आर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो होता है वो हो जाता है ए इंटू आर का स्क्वायर। आर के रेशियो, आर के मल्टीपल में बढ़ रहा है, तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो होगा वो ए आर का पावर 3 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लास्ट टर्म nth टर्म ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ए दिस टू द पावर आर n-1 होगा क्या, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट टर्म में जो है वो r अवेलेबल नहीं है। सेकेंड टर्म में जहां यहाँ से d अवेलेबल हो रहा था, वहां से शुरू हो रहा था, उसी तरह सेकेंड टर्म से r शुरू हो रहा है। सो यहाँ पे भी जो पावर जाएगा वो होगा a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n-1। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। जो लिटरल मीनिंग जिस तरह से सीक्वेंस जाएगा वो ये है। अब इस एक ही जगह कोई भी न्यूमेरिकल टर्म हो सकता है, कांस्टेंट टर्म कुछ भी ए हो सकता है जो कि फिक्स है। ये ए का वैल्यू यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ भी होगा। ईच एंड एवरी टर्म जो भी ए है, आपने 2 रख दिया वैल्यू तो वो हमेशा 2 रहेगा।
3 रख दिया तो वो हमेशा 3 होगा। इसी तरह इस सीक्वेंस में भी a का वैल्यू जो होगा एक पर्टिकुलर फिक्स होगा, r का वैल्यू होगा वो भी एक पर्टिकुलर फिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही सीक्वेंस में उस r का वैल्यू बार बार चेंज नहीं करेगा। इसी तरह फर्स्ट में a का वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, d का वैल्यू भी बार बार नहीं बदलने वाला है, एक ही कॉमन d है, वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और हर जगह ही होगा। उसी तरह r का वैल्यू भी कभी चेंज नहीं करेगा, कुछ भी फिक्स कर लो। मान लो इस सीक्वेंस में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले, a का वैल्यू सपोज हम 2 रख ले, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी 2 डाल दो, और अगर मान लो हम यहाँ पे एक मिनट सपोज r का वैल्यू हम 3 कंसिडर कर ले, ठीक है। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा देखो, करते चले जाओ। फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 3 into 2 that is 6, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a into r square, so 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा, that is, ठीक है। इसी तरह 54 हो नेक्स्ट टर्म में r का क्यूब हो जाएगा तो 27, 27 into 2 54। इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। सो जो थियोरेटिकल टर्म है वो ध्यान से याद रखिए, या तो आप न्यूमेरिकल कोई भी एक एग्जांपल ऐसा याद रखो जिसमें समझ में आ जाए क्या है। सो बेटर ऑप्शन ये है कि आप थियोरेटिकली इस चीज को अगर समझ गए हैं तो आप किसी भी वैल्यू को a और r का पुट करके कितना भी सीक्वेंस बना सकते हो। इसी में अगर वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, सपोज ये जो दिया हुआ है उसको आप क्या कर लो, r का वैल्यू 2 कर लो और a का वैल्यू 3 कर लो, सीक्वेंस अलग हो जाएगा। करके देखो क्या आ रहा है। मैम a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 2 रिप्लेस कर देना है, बस इंटरचेंज कर दो, a का वैल्यू 3 और r का वैल्यू 2। सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा अनीशा, फर्स्ट टर्म प्रत्यय 3 हो जाएगा यस मैम। मैम, फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 3, नेक्स्ट टर्म 3 into 6 ही रहेगा, यस मैम, नेक्स्ट टर्म r square means 4, 4 into 3, 48, 4 into 3 12, 12 होगा मैम। 12, नेक्स्ट टर्म चेंज कर देती तो सही रहता। 24 मैम, क्या कर देते, 24। नेक्स्ट 36 हो जाएगा। यस मैम, a अगर r का वैल्यू यहाँ पे रखना है तो नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये खत्म हो चुका है। फोर्थ टर्म में r का क्यूब निकालो, 24 होगा ना, 8 हो जाएगा, एंड 8 into 24 होगा। 24। ठीक है। सो 24 इज द नेक्स्ट टर्म। इस तरह से क्या किया गया है, ये एक पर्टिकुलर रूल है जो ऊपर आपका ये अंडरलाइन कर ये ब्रैकेट में है, ठीक है। इस रूल के थ्रू इस रूल को फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं और ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। इसी रूल को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, वैल्यू ये था a और r का, तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। इसी तरह ये एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। लैपटॉप चार्ज में लगा देते हैं। यस मैम लगा दी। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है? नो। चलो ठीक। अब एक टर्म और है जो हम इसी से कंपेयर करके ही बताएंगे। एपी और जीपी को कंपैरेटिव वे में स्टडी करोगे तो ज्यादा अच्छा है, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है समझ में आ जाएगा ज्यादा आसानी से। कोई एक चीज का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो दूसरे में चले जाओ। अभी यहाँ पे आपको याद होगा एपी में हमने एक टर्म में बताया था इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जहां पे हर बार क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। दूसरे केस में था एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसा था। यस। तो वहां पे कॉमन डिफरेंस जो था, वो डिफरेंस क्या हो जा रहा था, आइदर वो डिफरेंस पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था। यही टर्म था हमारे पास।
सो मान लो अगर फर्स्ट टर्म सपोज यही हम ले ले सीक्वेंस, तो एक में ऐड कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है सीक्वेंस। मान लीजिए फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड इज 6, 8, इस तरह से जा रहा है। सो सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर मान लो 8 था तो 8, 6, 4 क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करिएगा तो ध्यान देना, फर्स्ट वाली टर्म जो एपी है उसमें क्या हो रहा है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ये ध्यान देना। सब्सट्रैक्शन होगा या तो एडिशन होगा। एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस इंक्रीज करेगा, और अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो सीक्वेंस डिक्रीज करता है। ठीक है। सो एपी में हमेशा जो भी सीक्वेंस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है वो हमेशा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल पे चलेगा। ठीक है, मतलब अगर ऐड हो रहा है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस, खत्म। उसके बाद जब जीपी में हम आते हैं तो आपको ये तो बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ए और आर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से तो क्या होगा, टर्म बढ़ जाएगा, होगा या नहीं? यस मैम। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इंक्रीज करेगा। तो ये भी सीक्वेंस आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि ये इंक्रीज कर रहा है। अगर इसी मल्टीपल में अगर हमें डिक्रीज कराना है सीक्वेंस तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं क्या? अगर हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीपल में इंक्रीज हो जाएगा। सपोज आर का वैल्यू 3 था या 2 होता, अगर इसी चीज को आप आर का वैल्यू 2 ना रख के 1/2 कर लें तो क्या हो गया, ये है तो मल्टीपल, यहाँ पे मान लीजिए 2 × 1/2 कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जा रहा है। ठीक है। सो इस केस में जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम आते हैं तो सीक्वेंस या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज करेगा, बट केस क्या होगा, या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। सिर्फ यही 2 फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे एडिशन नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो में जा रहा है, r² r³ इस तरह से जा रहा है, तो कभी भी या तो इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे r पॉजिटिव है, इस तरह से जा रहा है। और अगर a ना होकर r, यहाँ सपोज 1/r ले लें, 1/r² ले लें तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस जो होगा वो डिक्रीज करेगा। समझ आया? यस मैम। सो एपी और जीपी में यही आपका है। अगर एपी में इंक्रीज कर रहा है तो देयर इज एडिशन, जीपी में इंक्रीज कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। अगर एपी में डिक्रीज हो रहा है तो सब्सट्रैक्शन, और जीपी में डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और टर्म बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली अब जीपी को ला रहे हैं। सो फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए आर, थर्ड टर्म AR², नेक्स्ट टर्म AR⁻3। इसी तरह लास्ट टर्म तक जाओगे तो A × R⁻n -1। ठीक है। अब उस तरह से जैसे हम सीक्वेंस में ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, वो होता था। मान लो अगर R का वैल्यू अभी मैंने एक डिवीजन टर्म बताया, उस R के वैल्यू को अगर हम डेसिमल में, पॉइंट में, फ्रैक्शन में रखते हैं तो ये जो सीक्वेंस बनेगा वो डिक्रीज करेगा। मान लीजिए A का वैल्यू हमने रख लिया 3 और R का वैल्यू रख लिया 1/2, सपोज कॉमन रेशियो इज 1/2। देखो किस तरह का सीक्वेंस बनता है। फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म बताओ क्या होगा? तो हो जाएगा मैम 3 × 1/2, तो 3/2 हो जाएगा मैम। ओके, 3/2। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, तो 3/4 हो जाएगा मैम। 3/4 होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म 3/2 तो 1/2 1/2 क्यूब हो गया, 1/8 3/8 हो जाएगा मैम। 3/8 इस तरह से जाएगा। अब जरा सोचो, लास्ट 3/6 टर्म अगर करेंगे तो क्या होगा, 3 लास्ट वाला क्या होगा मैम? 2 to the power क्या होगा, n-1। ठीक है, क्लियर है? और इसी में r का वैल्यू एक 2 करके देख लीजिए, वो भी ये अभी जस्ट हम लोग किए थे, लेकिन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम एक जगह लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म क्या होगा बोलो, 6। नेक्स्ट टर्म 12। ठीक है, r² 12। नेक्स्ट टर्म 24।
24. ठीक है, इस तरह से जाएगा। लास्ट टर्म जो भी होगा लिख सकते हैं, वैसे हम लोग r-1 बट n हमें पता नहीं है तो हम लोग लिख लेते हैं पूरा टर्म। क्या होता है 3 इंटू 8 into सॉरी r का मतलब 2 है और 2 का पावर n-1, सो n अगर पता होता तो हम लोग निकाल लेते, बट n नहीं मालूम है तो n-1 लिख देते हैं। ठीक है इतना। yes. अब जरा देखो कंपेयर करो, ये 3 तो इक्वल है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में जब आ रहे हो तो देखो ये 6 है और ये 3 है, ये जो वैल्यू है वो कम है क्या इससे? सो ये जो फर्स्ट टर्म, ये वाला जो सीक्वेंस है, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। Yes, ma'am, नीचे हो। ठीक है, और ये जो टर्म है दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर रेशियो, चलो पहले इतना लिखो उसके बाद मैं बता रही हूँ। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा जो याद रखना होगा, इस वैल्यू को 1/2 को क्या लिख सकते हो? 0.5 लिख सकते हो क्या? 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता है? यस मैम। ठीक है, ये जो 0.5 है, अब जो रूल बनाया गया है r का वैल्यू हम दो तरह का लेते हैं, उसके हिसाब से ये बताया जाता है अगर r का वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन 1 मीन्स 0.5, 0.12, 0.23 कुछ भी हो जो कि 1 से कम हो, तब इसको जो हम डील करेंगे वो हमारा तरीका अलग होगा, और r का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इसको जो डील करने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। बस ये याद रखना है। 0.1 मतलब 1 से लेस होने का मतलब है वही डिवीजन, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में ये वर्क करेगा, और ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। सो अगर r ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, an निकालने का, सम ऑफ टर्म निकालने का तरीका अलग होगा, और अगर लेस देन 1 है या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको निकालने का तरीका अलग होगा। सो ये चीज अगर अच्छे से समझ में आ गया तो फिर हम फॉर्मूला पे आते हैं। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन कुछ भी है तो बताइए। मैम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रिपीट कर दीजिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यस मैम। r का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो सीक्वेंस डिक्रीज करेगा। सीक्वेंस डिक्रीज करेगा मतलब देखो ये 3 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 3/2 को क्या लिख सकते हो? 1.5 लिखेंगे क्या? यस मैम। 3/4 को और डिवाइड करो, 30 और 4 डिवाइड करके क्या होगा बताओ? 0.7 7 में 28 हो जाता है। सो 0.07 इस तरह से जा रहा है। तो अब देखो फर्स्ट टर्म 3 था, सेकंड टर्म 1.5 था, थर्ड टर्म 0.7 है, 7 समथिंग और आएगा, 2 1 7.3 ये 0.73 आ जाएगा। इस तरह से और भी नंबर है। तो अब क्या हो रहा है, पहला टर्म ज्यादा था, नेक्स्ट कम होता जा रहा है। अब जो सीक्वेंस में इस तरह हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर आ रहा है। सो स्मॉलर नंबर आ रहा है तो इसको हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोल रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ देखो 3 है, देन 6 है, देन 12 है, 24 है, इस तरह से जा रहा है तो क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है वैल्यू। तो इंक्रीज कर रहा है देन दैट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, इसका वैल्यूज कम हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इसका लॉजिक जो है वो यही है, अगर r का वैल्यू लेस देन 1 होगा देन सीक्वेंस डिक्रीज करेगा और हमेशा ही डिक्रीज करेगा। कुछ भी अगर लेस देन 1 है तो वो डिक्रीज करेगा। 1/4 होता तब भी ये डिक्रीज करता, 3/4 आप यहीं लिखते, नेक्स्ट में 3/8 कर लेते, तो ये सीक्वेंस डिक्रीज करेगा व्हेन r is less than 1. When r is greater than 1 सीक्वेंस विल इंक्रीज। ये टर्म है। किसी को भी अगर आप मान लीजिए इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.5 को 1/2 लिखो,
3 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा। सो अगर ये रेशियो आता है और ये 1/2 का मतलब क्या है 0.5, तो कुछ भी लेस देन टर्म आ रहा है 1 से तो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर 1 से ग्रेटर नंबर होगा तो वो इंक्रीज करेगा। और अगर इन केस 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर है वो वही रह जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही आपका लॉजिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक फॉर्मूला लिखिए, ये नोट कर लीजिएगा। r लेस देन 1 है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग याद रखने से आसान हो जाएगा काम आपका। चलो लिखो, अब इसके बाद मिटा दो इसे। यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, इसके बाद लिखिए अब किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म तो आपको पता है दैट इज ए होता है, या फिर इस फर्स्ट टर्म को एक और लिख लेते हैं, हम एक बार और कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज क्या होता है a टू द पावर r, सॉरी a इंटू r टू द पावर n माइनस -1. इतना होगा फर्स्ट टर्म। यही नोटेशन हम लोग वहां भी इस्तेमाल कर रहे थे, इसको हम लोग a1 रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज a2 सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसको लास्ट टर्म को क्या लिखोगे nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब इसके बाद जो जीपी में करते थे वो याद करो, क्या करते थे हम लोग, nth टर्म निकालना। सपोज ये लास्ट टर्म है तो आपको अगर इस सीक्वेंस का 7th टर्म निकालना है, जैसे एग्जांपल अभी जस्ट वाला था, क्या था 3 6 12 यही था ना 24, ये सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस का मान लो आप 20th टर्म निकालना चाहते हो, ठीक है, क्लियर है, 20th टर्म निकालना चाहते हो इस सीक्वेंस का। फर्स्ट टर्म a1 हो गया, a2 a3 इस तरह का टर्म है ये। इसमें अगर 20th टर्म मतलब n जो है वो 20 है, 20th टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये सीखना है हमें, जो कि हम लोग क्या करते थे एपी में भी निकालते थे, होता था ना, जिसका फॉर्मूला था a इज इक्वल टू a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d था ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पे जब इसका सीक्वेंस निकालना है तो आपको लिखना होगा लास्ट टर्म un इज इक्वल टू, या फिर an, जो भी an इज इक्वल टू क्या है लास्ट टर्म a r n माइनस 1, बोलो ये होगा जो लास्ट टर्म है, इसका फॉर्मूला जो यहाँ है वही हमने लिख दिया। अगर ये हमें जानना है तो हम लिखेंगे 20th टर्म, तो a20 कर लेंगे इसको, एंड a20 इज इक्वल टू a का वैल्यू पता है आपको दैट इज 3, सो 3 लिखो यहाँ पे। r का वैल्यू क्या है, क्या था इसमें r का वैल्यू, टू था, 2 2 है मैम। और अगर नहीं भी है तो डिवाइड करते चलो, 3 से 6 में जब डिवाइड करोगे ना तो 2 आ जाएगा, 12 को 6 में डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, वही आ जाएगा। सो 2 का पावर 20 माइनस 1 ये है वैल्यू। तो इसको और लिख सकते हैं आप 3 इंटू 2 टू द पावर 19, ये होगा 20th टर्म, ठीक है। बोलो क्लियर है ये? नो मैम, मैं एक बार और इसको समझाएं। क्या इसमें नहीं समझ में आया बताओ? an इज इक्वल टू ar 19 n कहाँ से आ माइनस गया? 1 कैसे हुआ? 19 कैसे आ गया, फॉर्मूला पे पुट करो ना, a का वैल्यू 3 है, यहां से लिखो, इस ये सीक्वेंस है हमारा, इसका क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 20th टर्म हमें चाहिए, तो a का वैल्यू क्या है 3 है, ये फर्स्ट टर्म, r का वैल्यू क्या है कॉमन रेशियो, डिवाइड कर दो, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, हर बार क्या हो रहा है 2 आ रहा है, डिवाइड करके देखना है यहाँ पे, 6/3, 12/6, 24/2, हर बार 2 आ रहा है। सो r इज 2, सो मैंने शुरू में a के वैल्यू को 3 से रिप्लेस कर दिया, r के वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर दिया, n क्या है 20,
आपको कौन सा टर्म चाहिए? 20th टर्म चाहिए। सो 20 n का वैल्यू हो गया, n-1 ऊपर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 20 - 1 19, सो 3 × 2 to the power 19 होगा। अब कोई डाउट? देख कर समझ के बताओ। an is equal to ar n-1 ये फॉर्मूला है। ऊपर ऊपर लिखा है सबसे शुरू में, अनीशा सबसे शुरुआत हम वहीं से किए थे, जो शायद ये तुम नोट फॉर्मूला किए थे। से हम लोग n, यस मैम, तो ये N is फॉर्मूला से equal n का वैल्यू निकालना है। हाँ, तो यहाँ पे 20th टर्म है, इसलिए आपको 2 to the power 19 सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, उस पे नंबर दिया रहेगा तो हो सकता है सॉल्व हो जाए आराम से। ठीक है, जरूरी नहीं है इतना कैलकुलेटिव मिलेगा हर बार। ठीक है, यहाँ पे 28 टर्म, मान लो ये 10th टर्म पूछ रहा है तो क्या होगा, 2 का पावर 9 हो जाएगा। 7th टर्म पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 2 का पावर 6 हो 2 जाएगा। का पावर 6 हो जाएगा। 5th टर्म पूछता है 2 का पावर 4 हो जाएगा। 4th टर्म पूछता है 2 का पावर 3 हो जाएगा। वही सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, अब एक काम करो, बना के देखो तो जरा, फाइंड द 8th टर्म ऑफ दिस जीपी बता रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज मैम 5, कितना टर्म फाइंड करना है? 8 पर मैम, फाइंड द 8th टर्म, 8, 8 Yes. हाँ 8, 5 10 20 इस तरह से जा रहा है। इसका 8th टर्म चाहिए। दिस इज जीपी। फर्स्ट टर्म निकाल लो, कॉमन रेशियो निकाल हो लो। जाएगा हो जाएगा। मैम 5 × 2 के पावर 7 आ जाएगा मैम। तो 5 2 का into पावर 7, ठीक है, 2 का पावर 7 कितना होता है? 128 मैम, तो 128 × 5। हाँ 128 into 5, so 500 और 28 5 जो करना पड़ेगा 8 बजे 24 25 जा 100, 8 5 जा 40, हाँ 140, 140 और इधर 100 500, यस मैम 640। यस मैम। ठीक है, समझ गया? 640 yes मैम कैसे बना है? कैसे बनाए? ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म, आपको कौन सा टर्म चाहिए? 5 8th कुछ टर्म। बोलता 8th टर्म के लिए हमें क्या करना है, ए का वैल्यू लिखना है। तो पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ए क्या है? ए 5 5 है। यस मैम, आर कितना है? 2 है। तो आर का वैल्यू 2। फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर पावर n-1। 1 n का वैल्यू भी यहाँ लिख लो, nth टर्म है तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो सबका इसमें। a का वैल्यू 5 इंटू आर कितना है 2 का पावर 8 - 1 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो 2 का पावर 7 करोगे तो देखो 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 हो जाता है 8, 2 का पावर 4 होगा 16, 2 का पावर 5 होगा 32, 2 का पावर 6 हो जाएगा 64 और 64 इंटू 2 128। सो 2 का पावर 7 साइड में कहीं लिख लीजिए। 2 का पावर 7 जो होता है दैट इज 128। याद करना पड़ेगा मैम, ये याद करके कितना याद करोगे? याद कर दो। कुछ करोगे कैलकुलेशन तो याद हो जाएगा। सर्च और इंडिसेस वाला जो पढ़ाए थे उसमें ये करना था। अब 5 इंटू 128 है। सो एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था या नहीं मुझे याद नहीं है, कभी भी ये जो टर्म है मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करो, कभी भी 128 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करिए, सबसे अच्छा तरीका है 5 इधर रख दीजिए, 128 को ब्रेक करके लिखो। क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 8? बताओ अनीशा। यस मैम, लिख यस सकते मैम। हैं। अब क्या करेंगे, 8 को 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो 500, 500 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, बोलो अनीशा। 100 और 8 को 5 से करो 40। अब जोड़ दो 640 500 600 और 40 640।
या फिर आपके लिए आसान ये ठीक लगता है तो ऐसे करो, नहीं तो 128 उठाइए, नंबर 5 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा वो होगा। हाँ वही सही है। वही सही है मैम, इंटू वाला आंसर जल्दी हाँ, अगर कैलकुलेटर नहीं भी है तो 128 × 5 कीजिए, आंसर आपके सामने है। हाँ, पीछे और अगर वैसे कर रहे हैं तो ऐसे करिए, नहीं तो ऐसे ब्रेक कर लीजिए, आपकी चॉइस। कैलकुलेशन कम करने के लिए जहां 120, इसमें क्या होता है ना, 8 का टेबल सबको आता है, पता है, 20 मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है और 100 भी मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं, तो इस तरह से ऐड कर लेना आसान पड़ जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है थोड़ा। मैम एक क्वेश्चन और। ओके, लिखिए। एक काम, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम एक इनवर्स रेशियो, इसमें एक सॉरी आर का वैल्यू क्या था, दिस इज ग्रेटर देन 1, एक हम आर का वैल्यू लेस देन 1 वाला बता रहे, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। चलो, आर का वैल्यू लेस देन 1 कब होगा और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चलो इसको। फर्स्ट टर्म इज 8, नेक्स्ट टर्म इज 4, नेक्स्ट 2, इस तरह से जा रहा है, एंड यू हैव टू फाइंड फोर्थ, इसमें एक और कर दिया है, लास्ट टर्म जो है वो 128 है, ठीक है, 1/128, तो यू हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म। मैं 1/128 है। हाँ, 1/128, 1/128 है, हाँ लास्ट टर्म है, दिस इज द लास्ट टर्म, निकालना है कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म, एंड दिस इज लास्ट टर्म इज 8th टर्म है, 8th टर्म कंसिडर कर लो इसको, दिस इज 8th, तो आपको फोर्थ टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है, इस तरह से निकालो, इसमें 5th 6th सब निकाल लो बीच का, ठीक है। नहीं समझे मैम, निकालना कितना टर्म है मैम, फोर्थ टर्म ना, फोर्थ निकालो, 5th निकालो, 6th निकालो, 7th निकालो, सारे टर्म निकालो, पहले एक एक हाँ एक एक करके निकालो, ऑब्वियसली बात है, एक ही निकलेगा पहले, तो कैसे जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a इज इक्वल टू, और आ हो जाएगा -2 निकल रहा है मैम, 1 मिनट। ओके, -364, माइनस नहीं आएगा, बहुत स्मॉल नंबर आता जाएगा, लेकिन माइनस नहीं होगा। मैम क्या होगा, 0.0625 0625, डेसिमल में, फ्रैक्शन में ही रहने दो ना, फ्रैक्शन में रहने दो। ओके मैम। सागर, आपका क्या हो रहा है, बन रहा है, गौरव मैम 2/31, 2/31, यस मैम, फोर्थ टर्म, नो मैम 8th टर्म, 8th टर्म इज 1/128, यस मैम 1/128, ये तो दिया ही हुआ है ना, आपको निकालना है फोर्थ टर्म। ओके मैम। यस मैम, 4 मैम फोर्थ टर्म 1/2, 1/2 नहीं, 1/2 तो नहीं होगा, 1 1 भी नहीं होगा फोर्थ टर्म, फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, a इंटू आर टू द पावर n-1 क्या, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। यस मैम, यस मैम। यस मैम, वही फॉर्म, मैंने सीक्वेंस बताया था, याद है आपको, फर्स्ट टर्म इज, सपोज फिर से एग्जांपल वापस से चले जाओ जो मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म इज 3, ठीक है, सपोज a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू, मान लीजिए 1/2 है, ठीक है, जो कि शायद यहाँ भी है, ध्यान से देखो, 4/8 करोगे, यस मैम, वही, करोगे 1/2 आ जाएगा, सो 1/2 है। अब फर्स्ट टर्म इज a, सो दिस इज 3, नेक्स्ट टर्म क्या होता है, 3 इंटू 1/2, बोलो, है 3 इंटू 1/2, यस मैम, नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है, 3 इंटू 1/4, बोलो होगा या नहीं, ये एग्जांपल जस्ट पहले हम बताए थे थोड़ी देर पहले, अभी नेक्स्ट टर्म यस मैम, 3 इंटू 1/8, 8, तो इस तरह से जा रहा है ना सीक्वेंस,
तो अब इसमें अगर आपको इसका फॉर्मूला अगर देखना हो तो क्या हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई क्या है r टू द पावर, बोलो क्या है लास्ट टर्म, क्या n minus 1. टर्म देख लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू 1 बाई nth टर्म क्या होगा 2 का पावर n माइनस 1 होगा क्या, Yes, ma'am. सो ये टर्म आ जाएगा r टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आंसर। तो फ्रैक्शन में मैम 3/8 आ जाएगा। 3/8 यस मैम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अभी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं अभी वाले नहीं, जो आप दी थी ना फर्स्ट टर्म इज 8 4 - 2, उस पे हम बना रहे हैं। 0.37 मैम। 8/8 पिछले वाले क्वेश्चन का, इसका नहीं। ठीक है, क्या होगा 0.37। 0.37 फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में 3/8 है। यस मैम 0.375 आ जाएगा मैम। यस मैम, पॉइंट में 3.7 0.375 सही है मैम। यस मैम, यही होगा। श्योर हो तुम लोग? यस मैम, जो 2 का सेम आ गया तो इसमें सही होना Yes, चाहिए। ma'am. आप देख लीजिए। 3 × 1/2 के पावर 3 आ रहा है मैम फॉर्मूला पे, तो उसी को पुट किया गया है। 3 × 1/8 तो 3/8 को Yes, मैम ma'am. 0.375 पुट करके बनेगा। हाँ, आप चेक करके बताइए ना मैम, सही है कि नहीं। 8 सेकंड टर्म, चलो ये पोर्शन मिटा दो, इस तरह से देखते हैं क्या है। ठीक है, ये हटा ही दो, क्या है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले जाएं अगर, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है फॉर्मूला में, अगर फर्स्ट टर्म इज a, नेक्स्ट टर्म ऐसे अगर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो इसके बाद का टर्म क्या आ जाएगा, 4/8 कर रहे हो 1/2 आ रहा है, 2/4 नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1/2 होगा क्या, बताओ। एक मिनट शुरू, इसमें रुको। 3 2 9 3 6 9 9 3 27। ये देखो तो इसका 6th टर्म मुझे बताओ तो पहले, वो हम बाद में बताते हैं। व्हाट इज द 6th टर्म ऑफ दिस? इसका मैम और इसके पहले क्या था 8 4 2 नेक्स्ट लास्ट टाइम 128 1/128। चलो बताओ इसका क्या होगा, आएगा मैम 6 टर्म बताएगा 729। 729. ठीक है, सही है। अब देखो वापस से हम इसमें आते हैं, 729 आएगा। यहाँ 729। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म ये जा रहा है इस तरह से। आपके पास a का वैल्यू फॉर्मूला से देख लेते हैं और ऐसे भी बता देते हैं। a का वैल्यू 8 है,
आर का वैल्यू क्या है ये बताओ। आर का वैल्यू 1/2 है मैम। 1/2। और हमें चाहिए कौन सा, फोर्थ टर्म। ठीक है इतना। Yes, ma'am. अब बाप यस मैम। फॉर्मूला का जो भी वैल्यू था हमें लिखना है। तो a, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। a इंटू 1/r दिस टू द पावर n-1, यही है ना। यस a का वैल्यू 8 है, 8 इंटू 1/r का वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ पे 2 होता है ना, ये वही वैल्यू होता है। इस तरह से ये हम जो लिखते हैं, एक मिनट तो इसको फॉर्मूला को एक बार ऐसे रेक्टिफाई कर लो, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे 1/r ये होता है और इसका पावर होता है n-1, यस ये होता है। तो ये जो पावर आप r का वैल्यू n माइनस, आप यहाँ 1/2 ले लिए थे, शायद लिए हूँ। यहाँ पे 8 होगा, 1/r का पावर 1/2 है, सो 1/r ये पूरा टर्म 1/ ये आ जाता है। r का वैल्यू ये a इंटू r जो आता है वही होता है। तो यहाँ पे 1/2 इसका पावर हो रहा है क्या n-1, ठीक है। मैम 1/1/2 होगा। 1/1/2 होगा। r का वैल्यू 1/2 है, फॉर्मूला में 1/r है तो 1/, होगा ना। वापस से जो फॉर्मूला था वो देखो, जो लिखी हो एक्सप्रेशन यस मैम। देखो क्या है। 842 है, उसके बाद लास्ट टर्म है 1/128, 8th टर्म। नहीं क्वेश्चन नहीं, हम शुरू का फॉर्मूला जो बताए थे वो देखो। पहला टर्म an is equal to ar n-1। तो ये हमें ये जो r का रोल प्ले कर रहा है ना, पहला जो फॉर्मूला था क्या था, a इंटू r टू द पावर n-1, और यहाँ Yes. r का ही वैल्यू 1/2 है। सो ये पूरा वैल्यू आ जा रहा है 1/2, ये 2 रिप्लेस को कर जाएगा। तो 1/2 ये पावर n-1 है। अब इसका पावर n-1 मतलब 4 का पावर 4-1 क्या होगा, 4 का पावर 3 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 8 और 8 कैंसिल, सो वैल्यू आ जाएगा 1। अब इसी चीज को अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इससे पहले एक बार यहाँ पे देख लो, 4 को डिवाइड कर रहे हो, ये रेशियो क्या आ रहा है 4/8, ठीक है। 4/8 को सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा 1/2। 1/2। 2/4 को डिवाइड सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा 1/2। इसमें अब 1/2 और आने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/2। सो यहाँ पे जो फोर्थ टर्म होगा क्या ये 1 नहीं होगा, ये बताओ मुझे, होगा या नहीं। हम नहीं समझ आ रहा है कुछ। मैम इसका आंसर कितना है वैसे फोर्थ टर्म का? 1 आंसर होगा, फोर्थ टर्म इज 1। मैम 1 तो निकला था मैम, आपको बोले 1 थे। होगा मैम। 1 आएगा, वही तो मैम 1 पॉइंट मैम हम कुछ तो आ बोले ही थे आपको कि 1 होगा मैम। 1 तो बोले थे, फिर बाद में पॉइंट समथिंग बोल रहे थे ना। नो Yes, मैम ma'am, वो point- फर्स्ट टाइम रॉन्ग निकला था मैम, जब सेकंड टाइम निकाली तो 1 आया था। सेकेंड टाइम 1 है तो फिर ठीक मैम एक बार और बताइए, नहीं समझ में आ रहा। 1 होगा। सब कहाँ हो पता नहीं। देखो फिर से वापस, फिर से सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस में चले जाओ, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, जो रियल सीक्वेंस जिस से फ्रेम हुआ है बस वहां चले जाओ। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म क्या है बताओ अनीशा। यस मैम, ar थर्ड टर्म क्या होगा ar स्क्वायर स्क्वायर, इस तरह से जा रहा है। लास्ट टर्म Yes, क्या होगा e टू द ar n-1। n-1, ठीक है। ये कब होता है जब इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसी में r का वैल्यू, मान लीजिए हम r का वैल्यू 2 रखे थे, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा है r का वैल्यू 1/2 ले रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन है। फिर से हम वही एग्जांपल बता रहे हैं, ध्यान से देखना, इसी एग्जांपल से ही क्लियर होने का 99% चांस है। a का वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर लो, 2 3 कुछ भी, 2 कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, दिस इज r, दिस r के अकॉर्डिंग क्या होगा 2 into 2 4, यस मैम 4। नेक्स्ट टर्म 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, नेक्स्ट टर्म 16 हो जाएगा। 16 होगा। इस तरह से जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है यस मैम
इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब नेक्स्ट में क्या करो, 1/2 को कंसिडर करो r, क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज 2, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 into 1/2, यस मैम। so 2 into r, 2 into 1/2 मतलब 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म 2 into 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, सो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 into 1/, बोलो बोलो 1/8 होगा ना। सो ये टर्म इस तरह से जा रहा है। देखो 1/r जो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये 1/r नहीं है, ये पूरा ही r है। 1/2 इज इक्वल टू r, समझ में आया? 1/2 इज इक्वल टू r, 1/r इसको नहीं बढ़ेंगे, दिस इज 1/2 और ये 1/2 ही r है। समझ वो आया? तो r का वैल्यू है ना 1/2, तो r ही इज इक्वल टू 1/2 होगा। r का वैल्यू 1/2 है, यस मैम। ठीक है। r का वैल्यू 1/3, r का वैल्यू 1/5 इस तरह का होगा। अब यहाँ से अगर आप इसी चीज का सीक्वेंस और नेक्स्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू फिक्स है और आपका ये फॉर्मूला क्या था r का पावर n-1, लेकिन r की जगह पे आप इस r को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे 1/2। आप इस पूरे को ही r कंसिडर करो तो r का वैल्यू क्या है 1/2 है, और इस Yes. 1/2 का पावर कितना है बोलो, r-1। n-1, तो अब इसी में जो क्वेश्चन आपका था, n-1 है ना। सॉरी हाँ n-1 होगा, एक मिनट, ठीक है, दिस इज n-1, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से आ जाओ, क्वेश्चन जो था 4, 3, 8 जो भी था, क्या था 2, 4 था ना, सॉरी फर्स्ट टर्म इज 8, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड इज 2, नेक्स्ट निकालना था, तो 8th टर्म 1/128 का वैल्यू 8 करोगे, लास्ट टर्म 128 था तो उसका जरूरत यहाँ पे नहीं है अगर शुरुआत में करते हैं तो। यहाँ पे ये जो आया क्या हो गया देखो, a का वैल्यू 8, 1/2 एज इट इज, वो इसका भी कॉमन रेशियो वही है तो 1/2 लिख दिए, ठीक है। अनीशा ध्यान दो, यस मैम। n क्या है, कितना टर्म चाहिए आपको, कौन सा टर्म चाहिए, 4th टर्म 4 - 1 3 हो जाए, -1 दैट मींस 3, सो 2 का पावर 3 क्या होगा 8, ऊपर तो 1 का पावर कुछ भी डालोगे दैट इज 1, सो फिर मैम हम लोग तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, an = ar n-1, तो ये तो डिक्रीजिंग केस में आप दूसरा फॉर्मूला लिखवाए हैं कि वो यूज करने के लिए। फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला तो यही है ना, r का ही वैल्यू ये है ना। इस होल का पावर होता है, सिंप्लीफाई हम इसको करते हैं क्योंकि 1 का पावर कुछ भी होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 1 का पावर कुछ भी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। एक मिनट, ठीक है। अनीशा 1 का पावर कुछ भी होगा ना वो सॉल्व नहीं होने वाला, उसको सॉल्व करोगे ही क्यों, 1 का पावर कुछ भी डालो, यस मैम। ऑलवेज, तो हमें सिंप्लीफाई सिर्फ इस पोर्शन को करना रहता है, इसलिए वो चीज मैंने लिखा था, ठीक है। यस मैम, मतलब 1/r जो था उसको आप 1 इसलिए हटा रहे हो कि उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा, तो बस r का वैल्यू 1/2 यहाँ पे भी यूज किया। जबकि r को हम इस पूरे टर्म को ही r कंसीडर करते हैं, तो जो नंबर Yes, ma'am. वो यहाँ पे होगा, ठीक है। सो 8 कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन का 4th नहीं 5th टर्म पूछ लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 5 - 1 करेंगे 4 हो जाएगा वो। तो दिस इज Yes, ma'am. 4 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा 16 होगा, तो 8 into 1/16 दैट इज 1/2, ठीक है, ये होगा। क्लियर है सबको, यस मैम। यस मैम। ठीक है ना। चलो इसी फॉर्म में एक और तरीका है सॉल्व करने का, जैसे इसी क्वेश्चन को मान लो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है ना कि आपको ये जो अभी तक सीक्वेंस में हम लोग नंबर्स निकाल रहे हैं वो फ्रॉम फर्स्ट टर्म, 4th टर्म हम निकाल रहे थे, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टर्म, फ्रॉम द फर्स्ट नंबर इनिशियल स्टेज से, यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लास्ट टर्म दे दिया है और इस लास्ट टर्म से 4th टर्म पूछ दे, ये भी हो सकता है। अभी आप सॉल्व कर रहे थे उसमें फर्स्ट टर्म से 4th टर्म तक जा रहे थे,
अब बोल रहा है लास्ट टर्म कौन सा है, हमें नहीं पता, लास्ट टर्म से फोर्थ टर्म जो होगा वो जानना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट टर्म जो लेते हैं वो फॉर्मूला हमारा सिंपल जो अभी कर रहे थे वो था, फ्रॉम लास्ट टर्म जाते हैं तो फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, लिखो इसको, nth टर्म और pth टर्म जो लिखना चाहो लिख लो। n हम लोग जनरली लास्ट कंसिडर करते हैं, तो pth टर्म लिख सकते हो। pth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, जो भी pth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज गिवन बाय 1 by r to the power p minus 1। ठीक है, ये होगा कब, pth टर्म आपको निकालना है, कहां से शुरू करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन से आना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से नहीं जाना, इस डायरेक्शन में नहीं जाना, बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है। तो pth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट या एंड जो और p-1 है मैम। हाँ, 1 to the power 1 by r to the power p minus 1। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और लिखिए, pth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। ठीक है, a into 1 होगा, एक मिनट, दिस इज 1 by 128, दिस इज एक मिनट, इसमें ये टर्म ऐड कर लो, दिस इनटू, मतलब ये लास्ट टर्म है, इनटू लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म क्या है, 1 by 128, सो 1 by 128 यहाँ ऑलरेडी होगा, और आप इसका pth टर्म निकाल रहे हैं। अब क्या होगा, वैल्यू निकाल के देखो तो, r का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, यही है ना, r का वैल्यू 1/2, और ये जो फर्स्ट टर्म है वो आपका लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट टर्म हियर, सो आपके पास 1 by 128 इनटू, सॉरी, डिवाइडेड बाय r का वैल्यू क्या है 1/2, और 1/2 का कौन सा टर्म हमें निकालना है, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, सो दिस इनटू 4 - 1 मतलब 3। ये सॉल्व करो, ये जो सॉल्व करके आएगा तो वो आपका रिजल्ट आने वाला है। हाँ, यहाँ p का मतलब क्या हुआ, क्या, यहाँ p का अर्थात n ही हुआ क्या? ठीक है, क्या मैम एन टर्म और पी टर्म एक ही है क्या, एन और पी टर्म? n और n इज द लास्ट टर्म, p जो है वो लास्ट से शुरू करके कहीं बीच का पूछ रहा है। मान लो अगर ये 10th टर्म है तो 10th से पीछे हम 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म पूछ रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन से जा रहे हैं। सपोज रोल नंबर 1 to 10 जा रहा है, इस तरह से जा रहा है 1 to 10, और सपोज 30, 80 किसी का लास्ट रोल नंबर है, इस 80 से लास्ट से 4th पूछा जाए तब ये तरीका है। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे, तो आप क्या लिखते थे, a into r to the power जो लिखते थे ना, यस, पावर n - 1, तो a यहाँ पे ये जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और इस फर्स्ट टर्म से बैकवर्ड जा रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म इनटू r का जो रिजल्ट था वो। ठीक है, मतलब इसको अगर उस तरह से लिखना चाहो जो पहले लिखते थे, तो हमारे पास a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 by 128, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और इस फर्स्ट टर्म से हमें कहाँ जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 1/2 हमारा था रेशियो, कॉमन रेशियो, इसका पावर 4 - 1, ऐसे लिख सकते हो तुम। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो फॉर्मूला पढ़े थे वही रिजल्ट है। a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, जो लास्ट टर्म है वो a का वैल्यू है, क्योंकि आप बैकवर्ड डायरेक्शन से जा रहे हैं। ये चीज समझ में आ रहा है ना। सो अगर हम लास्ट से शुरू करेंगे काउंटिंग 80, 79, 78 इस तरह से जा रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म इज दिस वन, सेकेंड टर्म 79 होगा, थर्ड टर्म 78 होगा। सो फर्स्ट टर्म का a का रोल यहाँ पे ये प्ले करेगा, बाकी जो रिजल्ट है वही है। सिंप्लीफाई करो, क्या आता है,
पॉइंट में। पॉइंट में आएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ रहा है? इसमें डिवाइड करेंगे ना, ये डिवीजन में। हाँ ठीक है, डिवाइड होगा। बस। मैम 4 - 1 कहाँ से आया? 4 - 1 फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फोर्थ निकालना। फ्रॉम द लास्ट इस तरह से निकाला गया है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट इस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे ये 2 का पावर 4 है, डिवीजन में 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मीन्स 8, 1/8 डिवाइडेड बाय 128, ये आएगा। सो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 8 से कैंसिल करोगे, कितनी बार में आएगा? 1, और आपके पास 4, 16, 1/16। सो 1/16 इज द आंसर। ये तब होगा जब फ्रॉम लास्ट पूछा जाए, तब ऐसे बनाओगे। फ्रॉम लास्ट नहीं पूछा जाएगा तो पहले जैसे बना रहे थे वैसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म में जो है कॉमन रेशियो से डिवाइड किया जाता है, इसलिए यहाँ हम डिवीजन डाल रहे हैं। और शुरू से जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इससे पहले वाले में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और लास्ट से जा रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवीजन होगा यहाँ पे। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर ऑफलाइन क्लास में, आप नेक्स्ट क्लास से तो ऑफलाइन होंगे ना सब? यस मैम। तो फिर कंफ्यूजन खत्म कर लो, सारा देख लो नो एक। मैम। और कोशिश करिए अब ऑफलाइन ही आइए। मैम प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ लोगों का है तो ठीक है, बट कोशिश करो। और आप बता दीजिएगा। नहीं, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।